अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल तक के लेक्चर्स में हमने कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो फाइंड आउट करनी देखी थी और उसमें हमने डेट फाइनेंसिंग के डिफरेंट जो इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं वो हमने देख ली थी। हमने सेकंड मेथड जो है वो पढ़ा था कि हम डेट को एस्टिमेट कर लें। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था इंटरपोलेशन का पास्ट में। सो बॉन्ड्स के हवाले से एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसको एस्टिमेट करने के लिए एक और फार्मूला अवेलेबल है। ये फार्मूला है हमारे पास डायरेक्ट उसको एस्टिमेट करने का। इसके लिए हम इंटरपोलेशन में जैसे पहले दो वैल्यूज़ प्रेजेंट वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते थे, एक हायर होती थी 1000 से, एक लोअर होती थी। 1000 जो है वो बेसिकली हमारा टारगेटेड वैल्यू होती थी। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके करने की कोशिश करते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ डेट है यानी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। सो ये फार्मूला जो है वो रिलेटिवली इजी है, इसको आप देख लीजिए। इसमें हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपने जो है देखना है कि आई जो है वो आपकी कूपन पेमेंट है, बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट है जो आपको एनुअली करनी है। फिर यहाँ पे जो फैक्टर है ये पार वैल्यू आ गए फार्मूला में। सो पार वैल्यू 1000 है, हमने कहा यूएस डॉलर्स में हमेशा 1000 में ही होती है। फिर ये आपका एनडी है। एनडी बेसिकली आपकी जो कैश प्रोसीड्स जो आपको मिलनी है, वो लास्ट एग्जांपल में हमने देखी थी कि इनिशियली जो कैश प्रोसीड्स थी वो हमारे पास थी 980। उसमें से हम जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी $20 की वो माइनस करते थे, तो जो 960 थी वो हमारी नेट प्रोसीड्स थी। तो यहाँ पे समझिए हमने नेट 960 पुट करना है। एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, कितने साल तक जो है वो हमने वो बॉन्ड इशू किया है, उसकी लाइफ। जो लास्ट एग्जांपल में वो 20 थी, तो यहाँ 20 पुट करेंगे। यहाँ वंस अगेन हम पुट करेंगे 960 और पावर वैल्यू उसमें ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आर डी आ जाता है। तो ये एक एस्टिमेटेड आर डी आ गया आपके पास। तो आई हमने कहा एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट जो हमें डॉलर्स में पे करनी है हमने। एन डी जो है वो नेट प्रोसीड्स था और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जो बॉन्ड मेच्योरिटी है वो यहाँ पे आएगी। सो उसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये देखिए ये आ रहा है $90 हमारा 9% कूपन था, तो 9% ऑफ 1000 इज 90 बेसिकली। सो $90 यहाँ पे आ गया, ये उसकी पार वैल्यू आ गई। 960 ये हमारा आ गया, 20 ईयर्स उसकी लाइफ है फॉर्मूला में। फिर जो नीचे था हमारे पास 960, उसमें पार ऐड करनी है और इसको डिवाइड बाय 2 कर देना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 9.388। सो ये एक रफ एस्टिमेशन है 9.388%। जो हमने प्रीवियसली एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो की थी वो 9.452 था शायद। सो ये उसके करीब कर आ गया, तो इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेशन है हमारी। सो इस फार्मूला के जरिए हम उसको अप्रॉक्सीमेटेड कॉस्ट ऑफ जो बॉन्ड था वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इस जो कॉस्ट है इसको हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जितनी भी इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है उससे हमें टैक्स सेविंग मिलती है। तो इस वजह से हम ये जितनी भी कॉस्ट आ रही थी जो इनिशियली अभी तक हमने जो दोनों मेथड्स लिए थे उससे जो आ रही थी वो हमारे पास थी आरडी, वो थी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। सो अब उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर टैक्स में। सो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। हम आफ्टर टैक्स के लिए उसको लिख रहे हैं आर आई, और वो जो आर डी था उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 माइनस टैक्सेस। अगर हमारे पास टैक्स रेट हो तो वो हम यहाँ पे टैक्स रेट पुट करेंगे और आर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाएगी। सो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं पेड टू द बॉन्ड होल्डर्स आर टैक्स डिडक्टेबल फॉर द फर्म, ये हम पहले बात कर चुके होंगे। सो द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन द डेट रिड्यूसेस द फर्म्स टैक्सेबल इनकम एंड देयरफॉर द फर्म्स टैक्स लायबिलिटी एज वेल। So after tax cost of debt जिसको हम RI कह रहे हैं can be found by multiplying the before tax cost जिसको हम RD कह रहे हैं by 1 minus tax rate, वो जो T हम कह रहे हैं ये फार्मूला में आपके
पास आ गया। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट करें डचेस कॉरपोरेशन है, उसकी जो टैक्स रेट है वो 40% है। जो हमने इनिशियली जो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट की थी कॉस्ट ऑफ डेट वो 9.452 थी बिफोर टैक्स डेट कॉस्ट। उससे हम जो है वो आफ्टर डेट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 9.4 को हम मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 0.4 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5.6% होता है। इसका मतलब है कि ये वो कॉस्ट है जो हमें यूज़ करनी चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में। टिपिकली द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फॉर अ गिवन फर्म इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक। ये एक फैक्ट है, पार्टली बिकॉज रीज़न क्या है, ऑफ टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट की वजह से आपकी जो टैक्स डिडक्शन है वो हो जाती है और उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सो अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल को देखते हैं। केट एंड कासिम सलीमान मैरिड कपल इन 28% फेडरल इनकम टैक्स ब्रैकेट। अब टैक्स ब्रैकेट हमें बता दिया 28% है। विश टू बोरो 60,000 फॉर अ न्यू कार। अब नई कार के लिए 60,000 वो बोरो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बोरोड अमाउंट कितनी है, 60,000। अब डिफरेंट सिनारियोज हैं, उसको हम देख लेते हैं। दे कैन आइदर बोरो 60,000 थ्रू ऑटो डीलर एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, or they can take a 60,000 second mortgage on their home at an annual interest rate of 7.2%. अब mortgage के थ्रू वो लोन ले ले 60,000 का, या डायरेक्ट लोन ले ले 60,000 का। जो डायरेक्ट लोन लेते हैं उस पर 6% इंटरेस्ट पड़ता है, और जो mortgage के थ्रू ले रहे हैं सेकंड mortgage के थ्रू तो वो 7.2% का पड़ रहा है। If they borrow from auto dealer, the interest on this consumer loan will not be deductible for federal tax purposes. क्योंकि वो डायरेक्ट लोन है, उसको उसका जो एक्सपेंस है वो फेडरल टैक्स पर्पसेस के लिए उन्हें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। So however, the interest on the second mortgage would be tax deductible because the tax laws allows individuals to deduct interest paid on home mortgage. होम mortgage पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी वजह से टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको, लेकिन डायरेक्ट लोन पे, कैश लोन पे आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सिनारियो में चूंकि ऑटो लोन अगर हम डायरेक्टली लें डीलर से, तो उसमें तो कॉस्ट सेम रहेगी, 6% ही रहेगी। लेकिन सेकंड में हमारा जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है। वो है, अगर आप मॉर्गेज पे, सेकंड मॉर्गेज पे अगर आप लोन ले रहे थे तो वो था 7.2%, लेकिन उस पर टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल रहा है कितना, 28%। तो आपके लिए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा 5.2%। तो अब आप इसकी बेसिस पे बड़े आराम से डिसीजन कर सकते हैं कि आपको 6% पे लोन लेना है या 5.2% पे लोन लेना है। सो ऑब्वियसली जिस पे आपको इंटरेस्ट कम पड़ रहा है आप उसको फेवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफर्ड स्टॉक्स के हवाले से, उस पे कॉस्ट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। So preferred stock basically gives preferred stockholders the right to receive their stated dividends before the firm can distribute any earnings to common stockholders. तो common stockholders से पहले जो है वो preferred जो stockholders हैं उन्हें उनका जो dividend है वो receive होगा। So most preferred dividends are stated as dollar amount. Sometimes preferred stock dividends are stated as an annual percentage rate, which represents the percentage of stock's par or face value that equals the annual dividend. So जो cost of preferred dividend है RP से हम उसको denote कर रहे हैं। So preferred stock चूंकि equity है, equity की life हमने कहा था forever होती है, तो वो आप ये देखिए कि वो उसके अंडर आती है आपकी परपिचुटी के अंडर। सो परपिचुटी का फार्मूला जो है वो हमने लिखा था P नॉट इज इक्वल टू D ओवर R। सिंपल सा जो फार्मूला था हमारे पास। तो D यहाँ पे प्रेफर्ड डिविडेंड है, और अब हम उस R को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो R जो है वो यहाँ आके RP हो जाता है, और यहाँ पे जो P नॉट था उसको बेसिकली हम NP कह रहे हैं। सो NP बेसिकली नेट प्रोसीड्स है कि प्रेफर्ड स्टॉक से आपको नेट प्रोसीड्स कितनी मिल रही है। सो आप इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपको प्रेफर्ड डिविडेंड अमाउंट पता हो और नेट प्रोसीड्स पता हो प्रेफर्ड स्टॉक से, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो एग्जांपल देखते हैं. डचेस कॉर्पोरेशन इज कंटेम्पलेटिंग द इशुएंस ऑफ अ 10% प्रेफर्ड स्टॉक. 10% प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब यह है कि इस पे 10% उन्होंने डिविडेंड देना है. सो ये डिविडेंड रेट हो गया, प्रेफर्ड डिविडेंड रेट है हमारे पास 10% ये. और फिर उसने कहा दैट इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर इट्स $87 पर शेयर वैल्यू. सो ये पार वैल्यू हमें बता दी है 87. सो 87 पर शेयर वैल्यू जो है उसका 10% बनता है 8.7. तो प्रेफर्ड डिविडेंड आ गया हमारे पास 8.7. सो 87 का 10% आपने ले लिया तो आपको पता लगा कि आपका प्रेफर्ड डिविडेंड कितना है, 8.7. और फिर जो इन्फॉर्मेशन थी उसने कहा कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 पर शेयर. तो ये आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है. फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पता लगी 5 पर शेयर. सब आप बड़े आराम से नेट प्रोसीड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो आपका सेलिंग प्राइस है जिस पे आप सेल कर रहे हैं माइनस जो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है $5. सो 87 माइनस 5. सो इसका मतलब है नेट प्रोसीड्स कितनी आ गई हमारे पास, $82. सो अब हम इस पे जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड था हमारे पास 8.7 और नेट प्रोसीड्स कितनी है 82. तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 10.6%. अब आते हैं कॉमन स्टॉक की तरफ. The cost of common stock is the return required on the stock by investors in the marketplace. There are two forms of common stock financing. एक तो retained earnings है और दूसरा है न्यू इशू ऑफ कॉमन स्टॉक, यानी हम शेयर्स नए इशू कर रहे हैं. सो कॉमन स्टॉक जो इक्विटी है उसको यहाँ पे हम RS से डिनोट कर रहे हैं. Is the rate at which investors discount the expected dividends of the firms to determine its share value. So इसके लिए भी फार्मूला तकरीबन आपका, अगर परपेचुटी वाला फार्मूला यानी कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, तो फिर तो वही होगा आपका D/NP जो नेट प्रोसीड्स आपको मिल रही है. लेकिन अगर आप ग्रोथ मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप जो है आपका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा. तो फर्स्ट करें आपका जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है आप वो यूज कर रहे हैं. तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में हमने कहा था P0 फाइंड आउट होता है D1/RS माइनस G. RS बेसिकली जो कॉमन स्टॉक पे कॉस्ट है वो आ जाएगी और ये ग्रोथ रेट है उसका. सो P0 आपकी वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक है, D1 पर शेयर डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 है और RS रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक्स है और G जो है वो कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ है. तो यहां से अब हम RS के लिए फार्मूला बना सकते हैं. ठीक. सो RS के लिए फार्मूला हम बड़े आराम से यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा D1/P0 और इस तरफ आ जाएगा RS माइनस G. सो माइनस G जो है जब हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा RS के लिए D1/P0 माइनस G. ठीक. तो इसके जरिए हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉमन स्टॉक पे जो हमारा कॉस्ट है वो कितनी है. तो ये देखिए वही RS को बेसिकली यहाँ पे हमने RN लिख लिया. सो D1/NN आ गया आपके पास जिसको हम P0 कह रहे थे. सो P0 को हम यहाँ पे नेट प्रोसीड्स फ्रॉम दी जो कॉमन इक्विटी है वो आ जाएगी और ये उसका ग्रोथ रेट आ जाएगा. So solving for RS results in this equation, ये आ गया जी हमारे पास. The equation indicates the cost of common equity can be found by dividing the dividend expected at the end of year 1. So year 1 का dividend आ गया by the current market price of the stock. So current market price of the stock से उसको divide करेंगे. इसको हम dividend yield भी कहते हैं. And the adding expected growth rate जो capital gains yield है. So हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें दो तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं, एक प्राइस चेंज का और दूसरा डिविडेंड्स का. तो यहाँ पे एक डिविडेंड का कंपोनेंट है, दूसरा कैपिटल गेन है. कैपिटल गेन जो है वो ग्रोथ की वजह से आपको रियलाइज हो ही जाता है. सब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. डचेस कॉर्पोरेशन विशेस टू डिटरमिन इट्स कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी RS. द मार्केट प्राइस P0 ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक इज 50 पर शेयर. तो मार्केट प्राइस हमें दी हुई है 50 पर शेयर
The firm expects to pay a dividend D1 of $4 at the end of coming year. Coming year यानी 2013 में जो D1 पे करने जा रहे हैं वो $4 है. So dividends paid on the outstanding stock over the past 6 years were as follows. तो ये जो पिछले 6 साल के dividends दिए हुए हैं ये amounts, इसके थ्रू हम अपना growth rate find out कर सकते हैं. So हम इनमें जो चेंज है 2.97 से 3.12 कैसे बना, 3.12 से 3.33 कैसे बना, हम इसके जरिए जो है वो ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर सकते हैं इन 6 सालों का. सो वो ग्रोथ रेट हम यूज करेंगे इस स्टॉक की प्राइस को फाइंड आउट, कॉस्ट को, जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है स्टॉक्स के जरिए, उसको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प होगी. सो ये 2017 से 7 से 12 तक उसने ग्रोथ रेट फाइंड आउट किया और उसने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 5% बनता है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइजली ये 5.05% बनता है. 5.05% बनता है, लेकिन यहाँ पे वो अज्यूम कर रहा है कि हम 5% से ही इसको करते हैं. सो हमारे पास D1 4 है, ठीक है. P नॉट जो है वो हमारे पास 50 था और G हमने 5% अज्यूम किए. तो जो पिछली इक्वेशन थी उसको RS की, उसमें हमने कहा था कि D1 डिवाइडेड बाय जो मार्केट प्राइस थी 50 और प्लस 0.05. सो 4 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.808 और आपने जो ग्रोथ रेट फाइंड आउट किया है वो 0.05 है. सो ये टोटल जो है वो 0.13 यानी 13% बन जाता है. ठीक. सो ये आपका 13% आ गया. अगर हम 5.05 यूज करते तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता 0.0505 और ये आंसर आ जाता 0.1305 और इसको मैं लिख रहा होता 13.05%. फिर जो हमारी कॉस्ट ऑफ स्टॉक है वो हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो बेसिकली ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक है ये दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है. एक है रिस्क फ्री एसेट, ये हमने लास्ट जो रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया है, और दूसरा है इक्विटी रिस्क प्रीमियम. सो इक्विटी रिस्क प्रीमियम में हम कहते हैं कि जो मार्केट रिटर्न है उसमें से हमने रिस्क फ्री रेट माइनस करना है और उसको रिस्क फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये हमारा रिस्क फैक्टर था बीटा. सो बीटा से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिस्क प्रीमियम को रिस्क फ्री रेट में जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यूजिंग कैपम वो आ जाता है. सो RF जो है वो रिस्क फ्री रेट था और RM जो है बेसिकली मार्केट रिटर्न है, रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स. ये आपके पास आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो अवेलेबल होगा, आप उसमें से रिस्क फ्री माइनस करेंगे और बीटा उस स्टॉक का आपको पता हो, आप बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई करके रिस्क प्रीमियम लेंगे और रिस्क फ्री रेट में ऐड करेंगे तो आंसर. सो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. Dexis Corporation now wishes to calculate its cost of common stock equity (RS) by using the capital asset pricing model. The firm's investment advisors and its own analysts indicate that the risk-free rate (RF) जो मार्केट में है इस वक्त वो 7% है. The firm's beta is 1.5 and the market return जो आजकल मार्केट से जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर्स को वो 11%. सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में इन सारी वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास RS आ जाता है. हमारे पास रिस्क फ्री रेट था 7%, बीटा हमारा है 1.5, 11% हमारा मार्केट रिटर्न है और 7% जो हमारा रिस्क फ्री रेट है. तो 11 माइनस 7 मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आंसर आता है 6 और उसमें जब 7% ऐड करेंगे तो कैपम से भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी है वो 13% आ. So कैपिटल की टेक्निक जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल इन दैट इट डायरेक्टली कंसीडर्स द फर्म्स रिस्क. उसमें फर्म के रिस्क को जो है वो हम इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं. कैपम जो है वो डायरेक्टली उसके रिस्क को जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है इन द शेप ऑफ बीटा इन डिटरमिनिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है इट डज नॉट लुक एट रिस्क,
इट यूजेस द मार्केट प्राइस पी नॉट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रिस्क। सो उसको इनडायरेक्टली हम पहले कह रहे हैं कि उसको इनडायरेक्टली अप्रोच करता है, और फिर उसका एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट प्लेस वो पी नॉट के थ्रू वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। Also, the constant growth valuation and capping techniques for finding RS are theoretically equivalent. अभी हमने calculations भी की तो उससे theoretically तो equal थी. Though in practice, estimates from two methods do not always agree. So practically, obviously, एक risk measure को directly capture कर रहा है और एक indirectly capture कर रहा है, तो obviously practically अगर हम देखें तो वो same नहीं होंगे, which is right in general. Another difference is that when the constant growth valuation model is used to find the cost of common stock equity, it can easily be adjusted for flotation cost to find the cost of new common stock. लेकिन जो CAPM है वो ये simple adjustment mechanism में हमें help नहीं करता. Difficulty in adjusting the cost of common stock equity calculated by using CAPM occurs because in its common from the model does not include the market price P naught. चूंकि CAPM जो है वो market price use नहीं करता, a variable needed to make such an adjustment, जो इस adjustment को क्या कहते हैं करने में बहुत ज़्यादा helpful होता है। इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा variations का सामना करना। अच्छा, अब इसमें जो हम बात कर रहे थे कि रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू भी तो फाइनेंसिंग होती है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स की फाइनेंसिंग को हम कह रहे हैं आरआरआर। सो बेसिकली जो आरआर है हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो स्टॉक की थी उसके बराबर ही है। सो चूंकि रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी वो अर्निंग है जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन की है फॉर ग्रोथ पर्पसेस। सो वो तो जो आपने इनकम रिटेन की है वो इनकम रिटेन किसके हिस्से की है? वो कॉमन स्टॉक के हिस्से की है ना। प्रेफर्ड स्टॉक वाले तो सारे ले जाते हैं अपना डिविडेंड, बॉन्ड वाले अपना इंटरेस्ट ले गए या कूपन ले गए, तो वो तो सारी अपनी जो कॉस्ट थे वो ले गए थे। लेकिन जो इक्विटी थी, जो स्टॉक कॉमन स्टॉक होल्डर्स थे, उनको कुछ कंपनी ने डिविडेंड की तौर पे दिया और कुछ जो है वो रिटेन कर लिए। सो इस वजह से जो रिटेन किया है वो स्टॉक होल्डर्स का ही, कॉमन स्टॉक होल्डर्स का ही हिस्सा था। इस वजह से इनकी कॉस्ट भी वही है जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स की है। सो कॉमन स्टॉक इक्विटी की जो कॉस्ट है आरएस, वो आपके आरआर यानी रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट के बराबर होती है। इसका मतलब है कि आरआर डचेस कॉर्पोरेशन की क्या होगी, वो 13% होगी, जो हमने इक्विटी के लिए उसकी कैलकुलेट की। ठीक हो गया जी। कुछ इश्यूज हैं रिटेन अर्निंग्स और री इन्वेस्टिंग अर्निंग्स के हवाले से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकली इफ अ स्टॉक होल्डर रिसीव्स डिविडेंड्स एंड विश टू इन्वेस्ट देम इन एडिशनल शेयर्स ऑफ फर्म स्टॉक, he or she would first have to pay personal taxes. Obviously वो उस पर टैक्स पे करेगा on the dividends and then pay brokerage fees before acquiring additional shares of the same company. So इस एग्जांपल को अगर हम देखें, by using PT जब हमारा पर्सनल टैक्स रेट है ब्रोकर का, और BF जो है वो यहाँ पे एवरेज ब्रोकरेज फी है एज अ परसेंटेज, we can specify the cost of retained earnings RR as RR जो है वो फिर आपकी रीएडजस्ट हो जाती है। वो बेसिकली RS जो थी हमारे पास, पहले तो हमारे पास फॉर्मूला था ना RR इज इक्वल टू RX, अब उस फॉर्मूला को हम एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वो हम डिविडेंड देंगे तो उस पर पर्सनल टैक्स देगा, और टैक्स देने के बाद फिर जब इसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो ब्रोकरेज फीस भी देगा। सो 1 माइनस BF और 1 माइनस PT से इस RS को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RR आ जाएगी। सो इसका मतलब ये है, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसी भी फैक्टर से हो रहे हों, सो अल्टीमेटली जो आपकी जो RR है वो RS से चेंज हो जाती है। लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपको पर्सनल टैक्स रेट गिवन हो और आपका जो ब्रोकरेज फीस है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको गिवन हो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं न्यू इश्यू ऑफ कॉमन स्टॉक पे हमें कॉस्ट क्या पे करनी।
न्यू इशू को हम बेसिकली RN से डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बेसिकली नेट ऑफ अंडर प्राइसिंग एंड एसोसिएटेड फ्लोटेशन कॉस्ट जब हम निकाल के फिर उसको देखते हैं कॉस्ट को, तो ये RN कहलाता है। सो नए शेयर जब भी होते हैं वो हमेशा अंडर प्राइस्ड होते हैं, क्योंकि अगर जो मार्केट प्राइस है उससे हमेशा उसको कम पे ही बेचा जाता है, क्योंकि मार्केट में जो आपने शेयर्स की एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ानी होती है। तो हम जो शेयर बायर्स हैं उन्हें कोई ना कोई एडवांटेज दिखाते हैं तो वो हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज वो एडवांटेज हम लूज कर देते हैं। सो हमारे पास जो RN था न्यू स्टॉक इश्यूएंस की, वो वही फार्मूला है जो हम पहले यूज कर चुके हुए हैं। हमारे पास डिविडेंड होना चाहिए D1 1 साल बाद वाला, और नेट प्रोसीड्स हमारे पास होनी चाहिए कि उससे हमें कितनी मिल रही हैं नए शेयर को इशू करने से, और उसमें कंपनी का ग्रोथ रेट हम ऐड करें, हमारे पास RN। सो द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल वो बेसिकली वही NN आ गया आपके पास, विल बी लेस देन द करंट मार्केट प्राइस। सो इस वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होगी। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यूज RN विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स की कॉस्ट से जो नए शेयर्स की कॉस्ट है हमेशा ज्यादा होगी, विच इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। The cost of new common stocks is normally greater than any other long-term financing cost. जितनी भी long-term financing cost पड़ी हैं, हमने लोन पड़े हैं, bonds पड़े हैं, preferred stocks पड़े हैं, न्यू इशू की कॉस्ट हमेशा सबसे ज्यादा होगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं डचेस कॉर्पोरेशन की। टू डिटरमिन इट्स कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक RN, Dutchess Corporation has estimated that on average new shares can be sold for $47. So पहले वो 50 के बिक रहे थे, अब वो कह रहा है कि 47 के नए शेयर्स 47 के बिकेंगे। 3 per share अंडर प्राइसिंग इज ड्यू टू दी competitive nature of market। हम पहले कह रहे हैं कि आप कोई अट्रैक्शन शो करेंगे बायर को तो वो बाय करेंगे। A second cost associated with new issue is flotation cost, और वो flotation cost क्या है 2.5 per share, that would be paid to issue and sell new shares. The total underpricing of flotation cost per shares are therefore 5.5. So 5.5 का मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट प्रोसीड्स आ रही हैं 50 मनफी 5.5, तो हमारे पास नेट प्रोसीड्स आ रही हैं 44.5, और अगले साल का जो D1 था हमारे पास वो वही $4 है, और ये हमारे पास जो 5% है हम उसमें ऐड कर रहे हैं प्रीमियम, तो ये हमारे पास कॉस्ट बेसिकली बन जाती है 14%, जो पहले हमारे पास आ रही थी 13%। सो ये 5% हमारा ग्रोथ रेट था। अगर ये 5% ग्रोथ रेट को हम 5.05 जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो ये कॉस्ट फिर 14.05 हो जाएगी। ओके जी, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।